हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये जो चैनल है इंग्लिश गुरुजी, इसमें हम आपके लिए जो आपकी इंग्लिश की जो बुक है, इसका नाम फर्स्ट फ्लाइट है, उसका फर्स्ट चैप्टर प्रीवियस वीडियोस में मैं लेके आया था। और आई होप कि आपने उसको अच्छे ढंग से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय द नेल्सन मंडेला। ओके, ये आपका चैप्टर 2 है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, इसके बारे में आज हम जो बात करेंगे वो ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ना, ये एक्चुअली ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ ग्रेट freedom fighter and a social reformer and the former president of साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला की है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी आप समझते हो ना। ऑटोबायोग्राफी वो होती है बेटा जो जो राइटर खुद लिखता है, और बायोग्राफी जो कोई और लिखता है। ठीक है, सपोज मैं अपने लाइफ के बारे में लिखना चाहता हूँ और मैं खुद लिखता हूँ तो वो मेरी क्या कहलाएगी, ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी। ठीक है, और सपोज किसी और ने या आपने मेरे बारे में कुछ लिखा है तो वो मेरी क्या कहलाएगी, बायोग्राफी कहलाएगी। इतना समझ में आ गया। ओके, तो ये जो था ये ऑटोबायोग्राफी था। इट मीन्स कि ये नेल्सन मंडेला ने खुद लिखा था। उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, तो ये एक्चुअली जो आपका जो चैप्टर है, ये बहुत छोटा सा उसका, दैट इज द सेगमेंट ऑफ हिज बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक छोटा सा पार्ट वो लेके आए हैं, और इस छोटे से पार्ट में वो एक इवेंट का, ठीक है, एक फंक्शन का मेंशन करना चाहते हैं जो उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था जब वो जो है साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो उसके बारे में है। इससे पहले कि मैं आपको चैप्टर के बारे में डिटेल बताऊं, थोड़ा सा ऑथर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने भी बोला आपको कि ऑथर आपको जानते हैं, नेल्सन मंडेला इसके ऑथर थे। ऑटोबायोग्राफी थी उनकी। उनका जो नाम फुल नेम था वो था नेल्सन रोहिल लाला मंडेला। ओके, इसमें एच साइलेंट है, तो रोहिल लाला मंडेला। ओके, उनका बाई नाम जो है या उनको मादिबा के नाम से भी जाना जाता था। ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 18th 1918 साउथ अफ्रीका, एंड ही वॉज डाइड इन December 5th, 2013 in Johannesburg. Okay, and he was the black nationalist and first black president of the South Africa. Okay, who was the president? His tenure was 1994 to 99. For the 5 years, he was the president of South Africa. ठीक है, तो ये थोड़ा सा नेल्सन मंडेला के बारे में था। अब हम शुरू करते हैं जो चैप्टर का जो मेन कंटेंट्स है। ओके, ये चैप्टर शुरू होता है द बिगिनिंग सेरेमनी। बिगिनिंग सेरेमनी ऑफ किस चीज़ की? ऑन 10th May 1994, ऑन अ सनी डे हिज history was about to be written. It was the memorable day in South Africa as the Nelson Mandela was going to take oath as the first president of the South Africa who belongs to the black community. To witness this historical swearing ceremony of the first black president of South Africa, many leaders and the social reformers were present, and the Pretoria was the selected as the venue for the ceremony of the first democratic non-racial गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो सेरेमनी थी, ये जो ओथ सेरेमनी थी किसकी? नेल्सन मंडेला की। ये कोई आम सेरेमनी नहीं थी। जैसे कि हमारी कंट्री में भी होता है कि प्रेसिडेंट जब ओथ लेते हैं तो एक जनरल एक फंक्शन होता है, और बहुत ज़्यादा मेमोरेबल नहीं होता है। कुछ दिन तक वो मीडिया में चलता है, कुछ दिन लोग याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों था कि नेल्सन मंडेला का जो जो ओथ सेरेमनी थी उसको आज भी लोग पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके बारे में सुनना चाहते हैं। दैट बिकम द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे पहले कोई भी ब्लैक जो था, अब साउथ अफ्रीका में क्या था, आपने 9th में पढ़ा होगा, साउथ अफ्रीका में सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। जो अपार्थाइड का जो सिस्टम था, जिसको अपार्थाइड भी बोलते हैं, कुछ लोग उससे अपार्थाइड बोलते हैं, उसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो अपार्थाइड है। ठीक है, उसमें
TH साइलेंट होता है, तो अपार्टाइड। तो जो अपार्टाइड सिस्टम जो उसका साउथ अफ्रीका था, उसमें जो है वो एक बहुत सोशल, जैसे सोशल सिकनेस बोल सकते हैं, या सोशल इल था वो। ओके, उसमें क्या था कि जो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में अभी भी जो है दो तरह के लोग मिलते हैं, एक तो ब्लैक स्किन के लोग और दूसरे वाइट स्किन के लोग, जिनको हिंदी में गोरे और काले लोग बोलते हैं। तो जो काले लोग थे, गोरे लोग जो थे उस समय रूल करते थे, लेकिन जो काले लोग थे उनके साथ बहुत ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता था, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। इवन कि आप ले लीजिए कि जो वाइट स्किन के जो लोग थे उनकी जो जगह होती थी, तो उनमें जो है देवर बैन टू इंटर, जो ब्लैक स्किन के जो लोग थे वो वहाँ जा भी नहीं सकते थे। आप सपोज कि आपकी कोई कॉलोनी है, ठीक है, और वो वाइट स्किन लोगों की कॉलोनी है, गोरे लोगों की कॉलोनी है, तो जो ब्लैक स्किन के लोग थे, जो काले लोग थे, वो वहाँ पर इंटर भी नहीं कर सकते थे। दे वर फॉरबिडन टू बी इंटर्ड इनटू दिस एरिया। ओके, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन तक, मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, बहुत सारे उनके खाने से लेके, पीने से लेके, सिनेमा हॉल में नहीं जा सकते थे, रेल में नहीं बैठ सकते थे, कहीं अम्यूज़मेंट सेंटर में नहीं जा सकते थे। ठीक है, एक छुआछूत की जैसे उनके पर एक भेदभाव उनसे किया जाता था। ओके, लेकिन देखो हिस्ट्री बनी, कैसे बनी कि 1994 में ही वही उसी कम्युनिटी का एक व्यक्ति, उसी कम्युनिटी का एक आदमी जो है उस देश को रूल करने वाला था, उस देश का फर्स्ट सिटीजन बनने वाला था। दैट्स व्हाई इट बिकम द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, हिज ओथ सेरेमनी। ओके, और उस ओथ सेरेमनी को देखने के लिए, या उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए विदेशों से बहुत सारे जो जो लीडर्स थे, जो सोशल रिफॉर्मर थे, वो वहाँ पे आए थे। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब साउथ अफ्रीका में ये जो अपार्टाइड का सिस्टम जब बहुत ज़्यादा हावी था, रेसिज्म का सिस्टम जब बहुत हावी था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन का जब सिस्टम बहुत ज़्यादा हावी था, तो उस समय जो है जो और जो नेबरहुड की जो कंट्रीज़ थी, या फिर जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका को अलग थलग कर दिया था। वो पसंद नहीं करते थे कि वहाँ पे इतना ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता था। ओके, यही कारण था कि वहाँ पे जो जो फॉरेन विजिटर्स जो थे, जो लीडर्स हैं या कोई और भी लोग जो विजिटर्स हैं, वो वहाँ पर जाना अवॉइड करते थे। लेकिन जैसे ही नेशनल मंडेला, एक ब्लैक स्किन का व्यक्ति, फर्स्ट प्रेसिडेंट बना, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना, मीन्स तो सुपीरियर जो पद जो है वहाँ पे होता है, ठीक है, तो वो जब वहाँ पे प्रेसिडेंट बने, तो लोगों को मतलब एक सोशल मैसेज ये चला गया कि वहाँ पे जो रेसिज्म है, या जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, जो अपार्टाइड का जो सिस्टम है, वो ख़त्म हो गया। यही कारण था कि उस दिन ओथ सेरेमनी में, नेशनल मंडेला की ओथ सेरेमनी में, वहाँ पर विदेशों से भी बहुत लोग वहाँ पर प्रेजेंट हुए थे। ओके, नेशनल मंडेला's swearing ceremony. अब क्या हुआ उस swearing ceremony में? When the swearing ceremony was taking place, the Zenani and the daughter of the Mr. Mandela were present at the moment, and Mr. de Klerk was the first who took the oath on the second day, and President and the Mr. Thabo Mbeki was the first deputy president and the president of the Africa. In his oath ceremony, the Mr. Mandela firmly showed and placed to work for the social welfare by abiding by the rules and the constitution. He promised to abolish this poverty, deprivations and the discrimination in the society of the South Africa. देखो, वो कोई पॉलिटिकल बंदा था, उन्होंने अमेरिकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, लेकिन उनका जो मेन मोटो था पॉलिटिक्स में जाने का, वो सत्ता का पाने का था। दैट वाज नॉट फॉर द, ही वाज नॉट विलिंग टू गेट द चेयर, सुप्रीम चेयर, बट ही एक्चुअली वांटेड द सोशल रिफॉर्मेशन। उनको जो है एक जो समाज की सेवा करना था, उनका जो मेन वर्क था वो सोशल वर्क था। वो अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। वो साउथ अफ्रीका, जो उनके उनके साउथ अफ्रीका के जो कम्युनिटी पे एक जो ब्लैक स्पॉट था, एक जो कलंक के रूप में, जो रेसिज्म का जो कलंक था, जो अपार्टाइड का सिस्टम का जो कलंक था, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन का कलंक था, वो उसको किसी न किसी तरीके से मिटाना चाहते थे। और इसी मोटो को लेके, इसी उद्देश्य को लेके वो जो है पॉलिटिक्स में आए थे। तो ओके, तो जब वो उनको सुप्रीम पावर मिली, जब वो फर्स्ट पर्सन बन गए साउथ अफ्रीका के, तो उन्होंने अपनी ओथ सेरेमनी में भी इस चीज़ को बोला है कि मैं चाहता हूँ कि जितनी भी लॉसेस हुए हैं हमारे
देश को, उनके देश को बहुत सारे लॉसेस हुए थे। सोशली हो गया, इकोनॉमिकली कैसे हुआ मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन था। तो जो फॉरेन कंट्रीज़ थी, जो और अदर कंट्रीज़ थी, जो नेबरहुड की कंट्रीज़ जो थी, ठीक है, तो वो वहाँ पर किसी भी तरीके से उनसे कोई अच्छा रिलेशनशिप उनका मेंटेन नहीं था। तो जो भी उन्होंने कहा कि जो भी डेप्रिवेशंस जितने भी हुए हैं, जितने भी हानि जितनी भी हुई है, मैं चाहता हूँ कि उसकी भरपाई हो। ओके। और जो जो डिस्क्रिमिनेशन के जो वहाँ पे सिस्टम है, लोग काले और गोरे का जो भेद करते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब रूल्स में रह के। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे मार धाड़ शुरू कर लूँगा, गोरे लोगों को मार भगाऊंगा, ऐसा नहीं। उसने कहा कि अंडर द रूल, जो भी रूल्स होंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे, है ना, हर जगह कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ राइट्स होते हैं, तो उन राइट्स के बेसिस पे जो है मैं सोशल रिफॉर्मेशन का काम करना चाहता हूँ, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका। ओके। Military power demonstrations to show the loyalty or to the society in the democracy. The jets of the South African military showed power in the swearing ceremony of the Nelson Mandela, and being the president of South Africa, Nelson Mandela received the situation from the highest rank officers of the military, and it was an irony that the leader who was arrested several times before by the army is receiving the salutations from the same army. In the ceremony, two national anthems were played. It was started by the white song, then Kosi skill, and the ended with the stream, the black song. ठीक है। ओके, अब देखो, जैसे इंडिया में भी होता है ना कि हमारा जो भी नेशनल इवेंट होता है, उसमें जो है आर्मी, जैसे 26 जनवरी को आर्मी डेमोस्ट्रेट करती है ना, अपनी पावर को डेमोस्ट्रेट करती है। कोई भी कंट्री होगी अपनी पावर को डेमोस्ट्रेट, अपने मिलिट्री पावर को डेमोस्ट्रेट करती है। उसी तरीके से उस ओथ सेरेमनी में साउथ अफ्रीका ने, जो उनके जेट्स थे, उसके थ्रू उन्होंने जो है अपना मिलिट्री पावर को डेमोस्ट्रेट किया। लेकिन एक बहुत बड़ी आइगनी थी, एक बड़ी देखो ना, कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को बदलता है, समय कब बदल जाए इसका पता नहीं चलता है। जिस आर्मी ने, साउथ अफ्रीका की जिस आर्मी ने नेल्सन मंडेला को, व्हेन ही वाज द रिफॉर्मर, जब वो फ्रीडम, व्हेन ही वाज द फ्रीडम फाइटर, व्हेन ही वाज फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कम्युनिटी, तो उस टाइम पे बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो आर्मी थी साउथ अफ्रीका की, उसने उसको अरेस्ट किया था, ठीक है। लेकिन आज वही आर्मी जो है उसी व्यक्ति को, उस नेल्सन मंडेला को जो है सैल्यूटेशन कर रही थी, सैल्यूट कर रही थी। ओके, दिस वाज द पावर ऑफ द फ्रीडम, दिस वाज द पावर ऑफ द सोशल रिफॉर्मेशन। Remembrance of a Mandela. On the day of the oath ceremony, the Mandela was more regretted than happy, and he could not forget all the freedom fighters who sacrificed their lives from the discriminations. And he took himself the shadow of all those freedom fighters who cannot even thank today. In his speech, he remembered many of his contemporary freedom fighters by quoting, "The country is not rich in minerals, but its greatest wealth is its पीपल"। देखो, रिमेम्बरेंस मतलब वही हो गया जो संस्मरण करते हैं, पुरानी बातों को हम याद करते हैं। मंडेला अपने उस स्पीच में, जब उन्होंने प्रेसिडेंट की जो स्पीच दी, उसमें वो उन सभी लोगों को याद करते हैं। देखो, ऐसा तो है नहीं कि वो अपॉइंट हुए थे, वो इलेक्टेड किसी पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से, या पहले भी तो नहीं, वो जो अफ्रीका की जो नेशनल पार्टी है, नेशनल कांग्रेस है, उसमें वो बहुत पहले से जुड़े थे, है ना। लेकिन वो प्रेसिडेंट कब बने थे? जब उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई ली थी। किस चीज़ के लिए? जो अपार्टाइड सिस्टम था, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन के, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, है ना। कई वर्षों तक उन्होंने लंबी लड़ाई ली, और आज जो उनको यह दिन देखने को मिला, ये उनका ऐसा ही था जैसे आप जो है साल भर तक पढ़ाई करते हैं और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है, तो यही जो रिजल्ट वाला मोमेंट आपके लिए होता है, और आप उसमें जो है टॉपर बनते हैं। तो जो टॉपर बनने का जो रिजल्ट का जो मोमेंट होता है, वही मोमेंट जो है आज उनके लाइफ में था। लेकिन वो खुश तो थे, ऑब्वियसली है कि वो खुश थे, लेकिन वो दुखी भी थे। दुखी किस चीज़ के लिए? क्योंकि आज जो पद उनको मिला था, आज जो पावर उनको मिली थी, आज जो दिन उनको देखने को मिला था, उसके लिए हजारों लाखों लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया था। कई लोगों ने तो अपनी जानें तक उसमें गंवाई थी, और वो कहते हैं कि काश आज वो, मैं उन लोगों को आज जो है थैंक
थैंक्स का एटलीस्ट उनको बोल पाता। लेकिन आज वो जो है इस सेरेमनी को देखने के लिए, इस दिन को देखने के लिए वो जिंदा नहीं है। ओके, उनके हिसाब से वो कहते हैं कि द कंट्री इज़ नॉट रिच इन द मिनरल्स बट इट्स अ ग्रेटेस्ट वेल्थ इन इट्स अ पीपल। जो कंट्री है होती है, खासकर उस परस्पेक्शन में वो जो है वो साउथ अफ्रीका के कह रहे हैं, ठीक है, कि वो कहते हैं कि लेकिन ये लागू सब पे होती है ना, कि कंट्री कभी अपने मिनरल्स जो उसकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, वो उससे कभी जो है रिच नहीं होती है। जैसे आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में सोना बहुत होता है ना। अमेरिका जो है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स की वजह से ही उनकी इकोनॉमी बढ़ती है। तो कहते हैं कि मिनरल्स की वजह से कोई भी कंट्री जो है रिच नहीं होती है। ठीक है, रिच कैसे होती है? जब वहाँ के लोग अच्छे हों, वहाँ की सोसाइटी अच्छी हो, वहाँ की कम्युनिटी अच्छी हो, वहाँ के लोग फ्रीडम को फील करते हों, वहाँ के लोग खुश हों, तो वह उस देश की सबसे बड़ी जो है रिचनेस होती है। वह जो है सबसे ज़्यादा धनी देश कहलाएगा। मंडेलास डेफिनेशन ऑफ द गुडनेस। अब मंडेलास के जो गुडनेस था, जो अच्छाई के लिए वो एक संदेश देना चाहता था, उनके हिसाब से अच्छाई क्या थी कि इन हिज ऑटोबायोग्राफी मंडेला सेज द कलर ऑफ द स्किन इज नॉट द मार्क ऑफ अ गुडनेस और अ सुपरियरिटी। ही सेज द लव शुड बी इन अ नेचुरल फॉर्म विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड अकॉर्डिंग टू हिम द ड्यूटीज ऑफ अ मैन इज नॉट फॉर वन सेल्फ बट फॉर द फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड कंट्री टू। देखिए, उन्होंने कहा कि गुडनेस, अच्छाई का ये मतलब नहीं है कि आपने किस कम्युनिटी में जन्म लिया है। अगर आपने सुपीरियरिटी कम्युनिटी में जन्म लिया है तो आप अच्छे हो गए, है ना। अगर आपने थोड़ा जो है मैं आप मिडिल क्लास कम्युनिटी में लिया है, या आपने इन्फीरियर कम्युनिटी, कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जिनको सोसाइटी में इन्फीरियर माना जाता है, तो आप बुरे हो गए। ऐसा नहीं है। अच्छाई कैसे होगी? जब लव नेचुरल फॉर्म में हो। भाई, जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसको थोड़ी ना पता होता है कि हमने किस कम्युनिटी में ली है, मेरी फैमिली रिच है कि पुअर है। तो जैसे धीरे धीरे वो व्हेन ही बिकम्स द पार्ट ऑफ वन बिकम्स द पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, तब उनको पता चलता है कि हाँ, मैं इस कम्युनिटी का हूँ या इस फैमिली का हूँ। तो कहते हैं कि जब वो पैदा, जो नेचुरल जो लव, जब इंसान पैदा होता है तो उसका जो लव होता है वो नेचुरल लव होता है। ठीक है, उसमें कोई भी किसी भी टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है, कोई हेटेड नहीं होता है ना। तो वो चाहते हैं कि वो जो नेचुरल जो लव हमारा, जब हमें नेचर जब पैदा करता है, जब पैदा होते हैं तो नेचर ने जो हमें लव दिया है, जो इमोशन हमें लव का जो इमोशन दिया है, उसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो उतना ही प्योर होना चाहिए जब कोई इंसान इस दुनिया में आता है। जिस प्यार को लेके, जिस प्रेम को लेके इंसान इस दुनिया में आता है, उसी प्यार को उसको जिंदा रखना चाहिए। उसमें जो है किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस का जो मिलावट है वो नहीं होनी चाहिए। ओके, फिर वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम द ड्यूटीज ऑफ द मैन इज नॉट फॉर द वन सेल्फ बट फॉर फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड द कंट्रीज टू। कहते हैं कि जो ड्यूटीज़ हैं हमारी, वो सिर्फ एक के लिए नहीं है ना। सपोज आपको कोई ड्यूटी दी जाती है, आपको कोई जॉब दी जाती है, जॉब का मतलब ड्यूटी ही हो गया, कोई ड्यूटी दी जाती है, तो ऐसा नहीं कि आप अपने लिए किए, कि आपको तनख्वाह मिल गई, आपको पैसा मिल गया और आप सर्वाइव कर रहे हैं, बस आपका नहीं है। ड्यूटी एक व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए। ड्यूटी किसके लिए होनी चाहिए? पूरी फैमिली के लिए होनी चाहिए, पूरी कम्युनिटी के लिए होनी चाहिए, कुछ सोसाइटी के लिए होनी चाहिए, कुछ नेशंस के लिए होनी चाहिए, है ना। आप जब आपको ड्यूटी मिलती है, कोई जब कोई जिम्मेदारी, ड्यूटी का मतलब हो गया कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मिलती है, तो आप सिर्फ ये सोच के उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल मत कीजिए कि मैंने ये अपने लिए करना है, बल्कि ये सोच के उसको फुलफिल कीजिए, उसको पूरा कीजिए कि मैंने अपने फैमिली के लिए करना है, मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए करना है, मैंने अपने सोसाइटी के लिए करना है, मैंने अपने देश के लिए करना है, अपने नेशन के लिए नहीं करना है। तभी जाके वो जो ड्यूटी आपकी पूरे ढंग से जो है वो फुलफिल होगी। ओके, फिर वो कहते हैं कि फ्रीडम का मतलब, उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था? अकॉर्डिंग टू द मंडेला, व्हेन ही वाज द यंग, बीइंग फ्री वाज द मीन टू बी फ्री टू वॉक एंड स्टे आउट, बट व्हेन ही टर्न्ड ओल्डर he wanted himself and his family free from all the social evils. Later he realized that the being free didn't mean anything to him or his family, but the community and the nation also. He decided to fight for the freedom of a community and joined the African National Congress. He fought for the social freedom and a livelihood of the people of his community. Okay, अब देखो, वो उनका जो
सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्या है, वो फ्रीडम। बिफोर बीइंग द प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, उनकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है एक सोशल रिफॉर्मर की, ठीक है, एक फ्रीडम फाइटर की। तो कहते हैं कि फ्रीडम मेरे लिए क्या था। वो कहते हैं जब मैं बच्चा था, जब वो आपकी उम्र का रहा होगा, जब कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तो फ्रीडम मेरे लिए क्या था कि फ्री हो जाओ, है ना। जैसा आपके लिए कहते हैं कि चलो आप शाम को भी कहीं जा सकते हैं, दिन में कहीं भी चले जाओ, किसी से पूछना ना पड़े, मम्मी पापा का डर नहीं, टीचर का डर नहीं, किसी बड़े का डर नहीं। अगर आपको भी मार्केट जाना है तो आप मार्केट चले जाइए, रेस्टोरेंट जाना है, घूमने जाना है, खेलने जाना है ना। तो वो कहता है कि मेरे लिए फ्रीडम यहीं तक था कि बस घूमने चले जाओ, फ्री रहो, कोई पढ़ने के लिए ना बोले, कुछ करने के लिए ना बोले, है ना। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर मुझे लगा कि फ्रीडम का मतलब हो गया कि मेरी फ्रीडम और मेरे परिवार की फ्रीडम, है ना। अब वो फ्रीडम कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, वही रेसिज्म वाला, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन से वो छुटकारा पाना चाहते थे, है ना। जब वो बच्चे थे तो उनको भी बहुत पेन होता था कि हमसे इतना भेदभाव क्यों किया जाता है, मैं काला हूँ तो इसलिए मेरे से काले का भेदभाव किया जाता है। तो पहले वो सोचते थे कि फ्रीडम का मतलब हो गया कि कहीं भी खेलने जाओ, कहीं भी घूमने जाओ, ठीक है। ऐसा साउथ अफ्रीका में नहीं था, काले लोगों पे बहुत बैन था कि वो कहीं भी घूमने नहीं जा सकते, मैंने आपको पहले भी बताया। तो चाहते थे वो पहले खुद को, जब वो बचपन में थे तो खुद को इस चीज़ से आज़ाद करना चाहते थे। जब वो बड़े हुए तो वो अपने परिवार को और अपने आप को आज़ाद करना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे वो और बड़े हुए, ठीक है, तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे और मेरे परिवार का फ्रीडम ही फ्रीडम नहीं है। जब तक मेरी पूरी कम्युनिटी, जब तक मेरी पूरी सोसाइटी, जब तक मेरी पूरा नेशन, पूरे देश की जो ये मेरी कम्युनिटी है, जब तक इसके लोग फ्री नहीं होते हैं, ठीक है ना। जब तक उनके साथ कोई ऐसा दिन होगा जब कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जब वो फ्री होके, जिनको सारे राइट्स मिलेंगे, वो फ्री होके कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी सोसाइटी का पार्ट बन सकते हैं, किसी भी फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं, तो तब जाके वो कहेंगे कि उनको सही मायने में फ्रीडम मिला है। और यही उनका विश्वास था। और इसी विश्वास के साथ एक दिन ऐसा भी आया कि जब वही कम्युनिटी का, उस यूनिक कम्युनिटी का, ठीक है ना, एक ब्लैक कम्युनिटी का व्यक्ति उस देश का सर्वोच्च पद पर, सुप्रीम चेयर पर बैठा। ओके, तो उनके हिसाब से नो वन इज़ फ्री इफ़ वन इज़ टेकिंग समवन एल्स फ्रीडम। उनके हिसाब से तब तक कोई दुनिया में, तब तक कोई फ्री नहीं है जब तक कि कोई एक बंदा दूसरे की फ्रीडम को नहीं ले रहा हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं, आप सपोज मैं फ्री हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपकी फ्रीडम को पसंद नहीं कर रहा हूँ, तो तब तक कोई, आप भी फ्री नहीं है और मैं भी फ्री नहीं हूँ। फ्री कब होंगे? जब हम एक दूसरे की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करेंगे, जब हम एक दूसरे की फ्रीडम को एंजॉय करेंगे, तब जाके सही मायने में हम फ्री होंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैं इसके जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिमिनेशन, जो इसके नोट्स हैं और उसके जो सॉल्यूशन है, ठीक है, मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भेज दूंगा। आप वहाँ से पीडीएफ की फॉर्म में उनको डाउनलोड कीजिए। ओके, और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। हमारे जो इंग्लिश गुरुजी चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और जो नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो रिसेंट नोटिफिकेशन है, जैसे मैं नया चैप्टर आपके लिए लेके आऊँगा, आपका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए एंड यू एन्जॉय योर स्टडी। Thank you.